बाल ठाकरे ने हर जगह कहा, उन्होंने लोगों को भिजाया, तो शिवसेना आपके लिए सेकुलर हो गई। कल संजय राउत कहते हैं कि हाँ हमने तोड़ा था, वो उसका इशू बाकी नहीं रहा, आप फिर भी सरकार में शामिल हैं। हर चीज में मुझ को उंगली उठा देते हैं। अरे भाई, कभी तो अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए। अगर आज मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत तो कांग्रेस पार्टी है, मैं नहीं हूं। नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं न्यूज तक। और न्यूज तक के अलावा भी आज का हमारा जो इंटरव्यू है वो हमारे बिहार तक चैनल पे देखा जा सकेगा, मुंबई तक जो मराठी में है और यूपी तक जो हिंदी में है, इन तमाम चैनलों पर ये इंटरव्यू देखा जा सकेगा। आज के मेरे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि जिनका परिचय सबको पता है, ये एआईएमआईएम के अध्यक्ष है। तो अब आपकी जो पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी, ये अब तक सिर्फ हैदराबाद से भी बाहर अपने पैर पसार रही है, बिहार में भी चुनाव लड़ रही है पिछले 5 सालों से, और जगह भी महाराष्ट्र में भी अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आज हम ओवैसी साहब से अलग-अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। तो ओवैसी साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज तक में, और हमारे तमाम तक चैनल्स के दर्शकों की तरफ से मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे पहला जो सवाल है आपसे, वो सवाल है कल जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस का जो फैसला आया, उस पर मैंने आपका रिएक्शन देखा, तो आपने ये कहा अंग्रेजी में कि ये ऑब्नॉक्सियस सा फैसला है, या मैंने जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें आपने कहा कि ये मुसलमानों का ह्यूमिलिएशन हुआ, एक बार 1992 में हुआ था और वापस दोबारा से ह्यूमिलिएशन हुआ। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये तो एक कोर्ट का फैसला है, बाकायदा कानून के तरीके से ये पूरा मामला चला और फिर कोर्ट ने फैसला दिया। ऐसे फैसले को ऑब्नॉक्सियस ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना कहाँ तक ठीक है? आप पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आपके डिजिटल चैनल पर आने की दावत दी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और यकीनन मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मैं एक डिजिटल चैनल पर आपने मुझे मदऊ किया। आपका जो सवाल है मिलिंद साहब, वो उसका जवाब ये है कि देखिए कि 6 दिसंबर 1992 को जो लाखों की संख्या में लोग उस मुकाम पर जमा हुए, क्यों जमा हुए? इसलिए जमा हुए क्योंकि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना सब मिलकर बोले हमको वहां पर शिलान्यास करना है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको परमिशन दिया था, और अगर सुप्रीम कोर्ट परमिशन नहीं देती तो शायद वो डेमोलिशन ना होता। जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दिया तो उस वक्त की उत्तर प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, लिख कर दिया कि हम आपको ये वादा कर रहे हैं कि हम मस्जिद की हिफाजत करेंगे। अब आप ये देखिए कि अडवाणी, वीएचपी, बीजेपी, शिवसेना कॉल पर लोग आए। जब उनके कॉल पर लाखों की संख्या में लोग जमा हो गए, और फिर ये कहना कि भैया वो एक स्पॉन्टेनियस इवेंट था जिससे बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, ये कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर बाबरी मस्जिद जो थी, कोई झोपड़ी नहीं थी, एक छोटा मोटा घर नहीं था, वो करीब एक एकड़ के ऊपर एक पूरा बाज़ाब्ता उसकी बिल्डिंग थी। तो आप ऐसा जाकर तो नहीं तोड़ सकेंगे उसको। तो जाहिर है इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी हुई होगी, पूरा प्लान हुआ होगा, और दुनिया ने देखा, विजुअल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं कि कैसे वहां पर रस्सी के साथ पूरा सामान लाया गया था तोड़ने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म पर ये तमाम लोग बैठे हुए थे, चाहे अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो। आप कोर्ट का ये कहना कि भाई ये स्पॉन्टेनियस था और कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये बात कोई कबूल करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि ये बड़ा ही एरोनियस जजमेंट है। और ओवैसी साहब, ये आरोप आप पर बार बार क्यों लगता है, जो मतलब सेकुलर पार्टी है जो अपने आप को कहती है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, आप बीजेपी की बी टीम है, या ये आरोप जो है अभी से नहीं, हम पिछले 5 साल से कम हर जगह, हर चुनाव से पहले आप पर ये आरोप लगता है कि आप बीजेपी का मदद करने के लिए जाते हैं? सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे सर्टिफिकेट जब देता है। अब यकीन मानिए, जिस दिन मुझे कोई कहते हैं तो रात में और अच्छी मिल जाती है। मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, कि चलो, मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि इन्होंने मुझसे ये बात कही। देखिए, ये जो बात कही जाती है, ये झूठ है, इसमें सच्चाई नहीं है। अब आप ये बताइए, महाराष्ट्र की मिसाल ले लीजिए। हम कुछ 50 सीट अभी लड़े, हमारे इम्तियाज जलील साहब उस वक्त पार्टी प्रेसिडेंट थे, 50 सीट हम लड़े। तो भाई वहां पर कौन जीता? किसकी सरकार है? किसको हराया हमने? तो ये बोलना कि आप लड़ना नहीं, भाई आप चाहते क्या है? दलित, मुसलमान और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो क्या सिर्फ बड़े समाज के लोगों की लीडरशिप में उनकी गुलामी करते रहे?
अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो आपको खुश होना चाहिए, आप बोले हाँ लड़ो इलेक्शन, क्योंकि तुम डेमोक्रेसी को मजबूत कर रहे हो। वो लोग जो जमहूरियत में जिनका यकीन कम हो रहा है, हम उनको यकीन पैदा कर रहे हैं। तो ये नहीं लड़ रहे क्यों आप लड़ने से फायदा हो रहा। मैं इनको कई मर्तबा कहा हूं, एक इंपेरिकल एविडेंस के साथ भी किया हूं, डेटा के साथ बताया कि एमआईएम के महाराष्ट्र में लड़ने से या यहाँ के लड़ने से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, और ये बिल्कुल झूठ है। अब आप बताइए कि औरंगाबाद की सीट, भाई औरंगाबाद की सीट से 22-23 साल से शिवसेना का कब्जा, इम्तियाज जलील जीते वहां से। लोग हमको उस वक्त भी मुझसे कहा गया, कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने कहा अरे सर आपने तो केक वॉक दे दिया शिवसेना को। बहुत मैंने बहस की, एक मशहूर लेडी जर्नलिस्ट भी है, अरे तुमने तो केक वॉक दे दिया। मतलब ठीक है, आपने कहा अपनी बात देख लो। फिर हम किशनगंज लड़े बिहार में। बिहार में अगर एक ही सीट कांग्रेस और आरजेडी जीती तो किशनगंज में जीती। 3.5 लाख वोट वो लिए कांग्रेस, 3,25,000 जेडीयू, 3 लाख तो मान ली। भाई 3 पार्लियामेंट की सीट में लड़ता हूं, 2 मैं जीतता हूं, हैदराबाद में बीजेपी को हराते हैं, और 191 सीट्स में कांग्रेस बीजेपी से 175 सीट हारती है। भाई आपकी कमजोरी, आपकी गलती, आपकी गलत तरीके से, आपकी इनकैपेसिटी की वजह से बीजेपी जीतती है। अगर आज मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी की सबसे बड़ी ताकत तो कांग्रेस पार्टी है, मैं नहीं हूं। मैं कहा हूं बताइए, तो मुझे भी तो फायदा होना ना। मेरा मकसद क्या है कि हाँ मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी के कैंडिडेट जीते, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं ये झूठे सेक्युलरिज्म से, जो सिर्फ धोखा देती हैं, जो लीडरशिप नहीं पैदा होने देते, जो बेनामी की लीडरशिप होती है। अरे भाई अगर इम्तियाज जलील वहां से एक आपके जर्नलिस्ट फेटर्निटी का था, अगर आज वो एमपी बन गया, उसका कोई फैमिली नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर ऐसे कई लोग हैं जिनको हम आगे लाना चाहते, वो आगे बढ़े लीडरशिप। ये जो आप झूठा सेकुलरिज्म कह रहे हैं, ये तो वही बात है, बीजेपी भी कहती है सूडो सेकुलरिज्म और आप भी कह रहे हैं कि झूठा सेकुलरिज्म है। तो फिर क्या है, मतलब ये दोनों, मतलब बात तो वही हो रही है ना, झूठा सेकुलरिज्म और सूडो सेकुलरिज्म। तो देखिए, सिर्फ असली सेकुलरिज्म कौन है, कौन उसका झंडा उठा रहा है? देखिए बीजेपी तो सेकुलरिज्म पे यकीन ही नहीं करती। जी। बीजेपी तो सेकुलरिज्म को मानती नहीं है। बीजेपी कहां सेकुलरिज्म को मानती है? बीजेपी तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी तो हर चीज वो काम कर रही है जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। कौन सा नहीं, एक एक काम वो कर चुके हैं। मैं जब झूठा सेकुलरिज्म कहता हूं तो इसका मतलब ये है कि जितने सेकुलर पार्टीज हैं, आप बता दीजिए कि हमारी सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में कितने मुसलमान जीत कर आए? 23 जीत कर आए। वो 4% भी नहीं है। अच्छा, उन 23 में सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो हकीकी तौर पर कह सकते हैं कि हाँ सेकुलरिज्म की कामयाबी है। एक तो हमारे अंसारी साहब यूपी के, और एक आपके जो तमिलनाडु से जीत के आते। माँ बाकी तो बशमूल मेरे, मैं उन कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहा हूं जहां पर 30% मुसलमान है। तो फिर आपका रोल क्या है बताइए ना। चलिए मैं झूठा हूं तो आप तो अच्छा, झूठा सेकुलरिज्म आप इनका देख लीजिए कि इलेक्शन भूमि पूजन हुआ, कमलनाथ का जो कि भाई मैं ईंट भिजा रहा हूं, प्रियंका गांधी का ट्वीट आ गया। अरे भाई आप ही तो इस मसले को पैदा करते हैं और आप फिर हमको गाली देते हैं। तीसरा इनका, आज बड़ी बड़ी कांग्रेस, ये सब सेकुलर पार्टीज बोल रहे भाई यूएपीए में भीमा कोरेगांव में लोगों को पकड़ा गया, दिल्ली के राइट से पकड़ा गया। अरे भाई यूएपीए में नरेंद्र मोदी, अमित शाह होम मिनिस्टर जब लॉ लेकर आए, किसने सपोर्ट किया उस अमेंडमेंट को? कांग्रेस ने किया ना। 2009 में 8 में चिदम्बरम ने यूएपीए लिया, मैं यूएपीए की सपोर्ट कर रहा, यूपीए की सपोर्ट कर रहा था, मैं अपोज करा उसको, मेरी स्पीच है वहां पर। मैंने कहा इससे सिर्फ दलित, मुसलमान और डिसेंटर्स को नुकसान होगा। आज वो सही साबित हो रहा। तो कौन सा सेकुलरिज्म है आप कहां का सेकुलरिज्म है? आप बताइए ना। इनका सेकुलरिज्म तो कुछ झूठ पर मुबन्नी है। तो ये आप जो कह रहे हैं, मुझे याद आई एक बात कि 2008 में जब यूएस न्यूक्लियर डील पर कांग्रेस को सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त आपने पार्लियामेंट में कहा था, जहां तक मुझे याद है, कि अडवाणी जो बाबरी मस्जिद के आरोपी है उनको मैं प्रधानमंत्री नहीं बनने दे सकता, इसलिए मैं कांग्रेस को वोट डाल रहा हूँ। तो वहां से आप 12 साल बाद देखिए तो आप काफी दूर चले गए कांग्रेस से। उस वक्त आपने उनका साथ दिया था कि अडवाणी प्रधानमंत्री न बनने पाए, इसलिए आप उनके साथ है, और आज आप उनके खिलाफ हैं। भाई आज भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली में सत्ता ना मिले। क्या आज हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल है। क्या हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कैंपेन 2014 में नहीं किया? बिल्कुल किया, 19 में किया, अभी भी कर रहे हैं। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीजेपी तो जीत रही, तो किसकी वजह जीत रही? आपको एक ही मिसाल दे रहा हूं। जिस महाराष्ट्र, जिस स्टेट में 15 साल आपने हुकूमत की,
15 साल के बाद आज आप तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो बोलेंगे ओवैसी कराइए। अरे भाई, हर मुझ पे क्यों लगा रहे आप? हर चीज में मुझ पे उंगली उठा देते हैं। अरे भाई, कभी तो अपने गिरेबान में झांक कर तो देखिए। अच्छा, अमेठी हार गए और आप वायनाड जीतते हैं। क्यों जीतते हैं वायनाड? इसलिए कि वहां पर 30-35% के ऊपर मुसलमान और ईसाई लोग हैं। आप अमेठी हारे, मैं तो नहीं लड़ा अमेठी। तो कितना बोलते रहेंगे? इनका मकसद एक ही है कि तुम इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप और वॉइस की बात मत करो। तुम कोऑप हो जाओ, तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे सबवर्सिव हो जाओ। ये मुझसे नहीं हो सकता, मेरी तबीयत में नहीं है, ना मेरे मिजाज में बात है। मैं तो चाहता हूं जमहूरियत को मजबूत करो। तो ओवैसी साहब, आपने महाराष्ट्र का 2-3 दफा जिक्र किया, तो ये महाराष्ट्र में जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, प्रयोग कह सकते हैं, वो एंटी बीजेपी वाला, तो इसको लगभग 1 साल हो गया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप भी महाराष्ट्र में एक प्लेयर है, बड़े प्लेयर तो नहीं है, लेकिन आपके में भी एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं वहां पर। तो आप किस तरह से देखते हैं ये जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस है? अरे सर देखिए, ये तो पूरे के पूरे जो धोखा दे रहे थे, ये पूरे के पूरे खम्बाम में नंगे हो चुके हैं। ये कल तक गाली देते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और एनसीपी के लोग बोल रहे थे कि ये ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी को रोकना है, फडणवीस को रोकना है, और शिवसेना को वोट, ये ओवैसी आए शिवसेना की सपोर्ट करने। इलेक्शन हो गया और आप जाकर शिवसेना की गोद में बैठ गए। आप बताइए ना, कितना मैंने, ये लोग समझ रहे हैं कि भाई आप इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग एक दुकान खोल के बैठे हैं नोटरी की, कि जिसको स्टैम्प मार के देंगे सेकुलरिज्म हो जाएगा, जो नहीं मारेगा कम्युनल हो जाएगा। तो शिवसेना आपके लिए सेकुलर हो गई। कल संजय राउत कहते हैं कि हाँ हमने तोड़ा था, वो उसका इशू बाकी नहीं रहा। आप फिर भी सरकार में शामिल है। हमने तोड़ा था कह रहे हो। आप बताइए फिर कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी उसके बारे में? आप जो डेमोलिशन किए, बाल ठाकरे ने हर जगह कहा, उन्होंने लोगों को भिजाया और बाबरी मस्जिद की ईंटों को मोमेंटो के तौर पर शिवसैनिक लेकर आए, और आज आप उनके साथ सत्ता में बैठे हैं और आप फिर मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मुझे सेकुलरिज्म सिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बुरी तरह लोग एक्सपोज हो चुके हैं। 15 साल की हुकूमत करने के बाद तीसरे नंबर पर भीख मांग के मिनिस्ट्री ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो चाह रहा हूं कि इनके और कमजोर होंगे आगे जाकर महाराष्ट्र। नहीं तो ओवैसी साहब, एक बात बताइए, आप भी राजनीति को काफी नजदीक से देखते आए हैं। एक जमाने में एंटी कांग्रेस एक तरह से मूवमेंट चला था, सारी जो पॉलिटिक्स होती थी देश की आज से 25 साल पहले, 25-30 साल पहले, वो सब कुछ एंटी कांग्रेस के, मतलब कांग्रेस के इर्द गिर्द, मतलब लेफ्ट और बीजेपी भी साथ में आकर एक वीपी सिंह की सरकार को समर्थन किया था। तो ये जो एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स है, ये क्या लगता है आपको, इसका क्या फ्यूचर है देश में? नहीं देखिए, मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला अगर कांग्रेस के अब जो लीडर हैं राहुल गांधी से होगा तो कोई मुकाबला नहीं है, वो तो सब जानते हैं। तो ये आपको तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए अगर यही होता रहेगा तो फिर हर मैदान में बीजेपी जीतते जाएगी। इसका फ्यूचर यही है कि एक 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 नए नए पॉलिटिकल मूवमेंट की जरूरत है, जिसमें स्टूडेंट्स आए, नौजवान आए, क्योंकि उनका मुस्तकबिल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन बने जिसमें ये कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर ना हो, तभी जाकर कुछ हो सकता है। वरना तो फिर इनके लिए तो केक वॉक है। इनके लिए तो आप रोक ही नहीं पा रहे। भाई, आपके एमएलए छोड़ के भाग गए, आपको 4-5 स्टेट में छोड़ के भाग गए। मगर जहां तक हमारा सवाल है, यकीनन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हम तो बीजेपी के खिलाफ तब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। मगर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं इन लोगों को मानूं जो हमेशा मुझे धोखा देते रहे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और दूसरे पार्टीज हो। क्यों हम क्यों नहीं लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, अपना नाम पैदा करेंगे, जीतेंगे। आज हारे कल जीतेंगे, वो कोशिश तो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, हमारे साथ बात करने के लिए। आपने लगभग हर विषय पर अपनी राय रखी। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।